एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकमेंट्स ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एआई की पार्ट बी बुक। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रीविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के 3 सेशंस हैं। पहले 2 सेशंस प्रोजेक्ट साइकिल एंड डोमेन्स के बारे में है, जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और थर्ड सेशन है एथिकल फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, तो इस एथिकल फ्रेमवर्क्स को ध्यान से आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, डेली आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो, चाहे वो मार्केट से कुछ खरीद के लाना हो या डेली स्कूल आने का ही आपका काम है, तो हर टास्क में आप प्लानिंग करते हो। चाहे वो प्लानिंग आपने कॉन्शियसली अवेयर होके की हो या फिर अनकॉन्शियसली आप प्लानिंग करते हो, बट प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन एवरी टास्क ऑफ अवर डेली लाइफ। जैसे आप स्कूल आते हो, लेकिन आप पहले से ही प्लान करते हो कि सुबह कितने बजे उठना है और कितने बजे तक आप ब्रेकफास्ट करके घर से निकल जाओगे ताकि आप टाइम पर स्कूल में पहुंच जाओ। तो ये सब प्लानिंग का ही पार्ट है, तो आप प्लानिंग करते हो। ऐसे ही जब हम कोई एआई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एआई मॉडल प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें भी प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग ही एआई प्रोजेक्ट साइकिल है। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 6 स्टेजेस दी गई हैं, जिनको यूज करके हमें एआई मॉडल बनाना होता है। और ये जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है, इसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जो हमें 6 स्टेप्स देती है, जिनको एक के बाद एक फॉलो करके हम अपना एआई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो इट्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू क्रिएट एआई मॉडल। नाउ अगर हम इन सभी 6 स्टेजेस को समझें, तो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपको एआई मॉडल बनाना है, उस प्रॉब्लम को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा किस तरह का एआई मॉडल बनाना है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए एक प्रॉब्लम है, बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। अब ये तो प्रॉब्लम है, बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, बट इस प्रॉब्लम को जब आप स्कोप करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि प्रॉब्लम कहाँ ओकर हुई है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, हम 4W कैनवास यूज करते हैं। व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन, ये 4W के आंसर फाइंड आउट करते हो। कहाँ ओकर हुई है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये हम प्रॉब्लम स्कोपिंग में समझते हैं। तभी हमें पता चलेगा किस तरह का हमारा एआई जो मॉडल है वो बनेगा, हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है। जैसे बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, अगर वो प्रॉब्लम स्कूल में हुई है तो आपको फैक्टर्स पता चलेंगे। उनकी अटेंडेंस लो थी, को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। या हो सकता है जो क्लास टेस्ट वो दे रहे थे, उनके लगातार उसमें कम मार्क्स आ रहे थे, तो ये भी एक फैक्टर है जो बताता है कि उनके फाइनल में कम मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम स्कोप की। अब जब ये प्रॉब्लम हुई तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसा एआई सॉल्यूशन बनाना है, प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है, जो इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके बता दे कि ये बच्चे फाइनल एग्जाम में फेल हो सकते हैं या कम मार्क्स आ सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस लो हो सकता है। तो इसलिए टीचर फाइनल एग्जाम से पहले इन सभी बच्चों पर ध्यान देगा। तो हमें हमारा जो गोल है वो पता चला कि हमें प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है। बट अगर सेम प्रॉब्लम बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, अगर सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे फेस करें कि पिछले सालों से जो बच्चों का परफॉर्मेंस था उससे काफी लो है परफॉर्मेंस इस बार, तो ऐसा क्यों हुआ? जब फैक्टर्स पता चले तो पता चला सीबीएसई ने ओएसएम सिस्टम स्टार्ट किया था, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम, जिसकी वजह से बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। और इस प्रॉब्लम को जब और आप स्कोप करोगे, इसके फैक्टर्स पैरामीटर्स फाइंड आउट करोगे, तो पता चलेगा जो बच्चों की स्कैन्ड कॉपीज थी वो ठीक से स्कैन नहीं हुई, ब्लरी इमेज थी, डिस्टोर्टेड जो स्कैन्स थे वो यूज हुए थे, और टीचर्स को बच्चों की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही थी। तो इस तरह के पैरामीटर्स आपको पता चले, अब आपके जो एआई सॉल्यूशन है वो कैसा होगा। अब आपका जो गोल है प्रोजेक्ट का वो पूरा चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम सेम है, बच्चों के कम मार्क्स आए, बट जब वो स्कूल में होकर हुई तो आपका सोल्यूशन था एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाना। अब आपका जो सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा एआई टूल बनाना जिससे कि जब कॉपी स्कैन होती है तो वो फ्लैग कर दे कि ये कॉपी ठीक से स्कैन नहीं हुई है, तो जो स्कैन करा होगा उसी टाइम पे उस कॉपी को दोबारा स्कैन करेगा। राइट, सो इस तरह का एआई टूल बनाओगे, या फिर एक ऐसा एआई टूल बना सकते हो कि जो बच्चों की हैंडराइटिंग है उसको टेक्स्ट में चेंज कर दे, ताकि टीचर समझ पाए कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। सो आप जब पैरामीटर्स को समझते हो प्रॉब्लम के, तो आपको ये पता चलता है कि आप किस तरह का एआई मॉडल क्रिएट करोगे, आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या होगा। राइट, तो हम 4W कैनवास को यूज करके प्रॉब्लम को अच्छे से स्कोप करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं ना। उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है
डेटा एक्विजिशन की स्टेज, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे स्कूल वाली प्रॉब्लम थी तो हम बच्चों की अटेंडेंस इकट्ठा करेंगे, कौन से बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज में हैं, कौन से बच्चे हैं जिनके क्लास टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इस तरह का सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। और जो ओएसएम वाला प्रॉब्लम थी उसमें हम स्कैन्ड कॉपीज इकट्ठी करेंगे, ओरिजिनल जो बच्चों की हैंडराइटिंग वाली कॉपीज है, आंसर शीट्स है, वो इकट्ठी करेंगे। तो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेंगे बट फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस। थर्ड स्टेज होती है आपकी डेटा एक्सप्लोरेशन की। अब जो इतना भी हमने डेटा इकट्ठा किया उसमें पैटर्न्स देखेंगे कि किस वजह से बच्चों के कम मार्क्स आए हैं। स्कूल बेस्ड प्रॉब्लम में जब हमने डाटा इकट्ठा किया तो पता किया जिन भी बच्चों के कम मार्क्स फाइनल में आते हैं उन वही बच्चे स्कूल कम आते हैं, उनकी अटेंडेंस लो रहती है, क्लास टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, या बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। तो ये सारे पैटर्न्स पता चले। ऐसे ही सीबीएसई वाले सिस्टम में आपको पैटर्न्स पता चला, स्कैन्ड जो कॉपीज थी वो अच्छे से स्कैन नहीं हुई थी, डिस्टोर्टेड स्कैन्स थे, तो इस वजह से बच्चे जो है कम मार्क्स फेस कर रहे हैं। तो हम जब डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं। तो पैटर्न्स फाइंड आउट करने का जो काम होता है वो डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज पर होता है। फोर्थ स्टेज होती है मॉडलिंग स्टेज। यहाँ पर हम अपना एआई मॉडल क्रिएट करते हैं। तो वी हैव डिफरेंट एआई एल्गोरिथम्स अवेलेबल। सो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एआई एल्गोरिथम को चूज करोगे। जैसे अभी हमने प्रॉब्लम ली बच्चों के कम मार्क्स आए, अगर वो स्कूल की वाली प्रॉब्लम है जिसमें हमें प्रेडिक्शन मॉडल बनाना है तो वहां पर एल्गोरिथम कौन सा यूज होगा? तो हमारे पास एक मॉडल होता है रैंडम फॉरेस्ट। ये प्रिडिक्शन का काम करता है डेटा के बेसिस पे। सो जो भी अटेंडेंस है, पास्ट के जो मार्क्स हैं, क्लास टेस्ट हैं, उनको यूज करके प्रेडिक्ट करेगा कि फ्यूचर में इस बच्चे के कम मार्क्स आ सकते हैं। सो हम रैंडम फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक रिग्रेशन मॉडल होता है, ये भी प्रिडिक्शन पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्ट करेगा। तो इन दोनों में से या इन दोनों को ही हम यूज करके अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे अगर स्कूल बेस्ड वाला प्रॉब्लम है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ओएसएम वाली सिस्टम वाली प्रॉब्लम है तो आप अलग एआई मॉडल यूज करोगे। लाइक उसके लिए सपोज हमें इमेज जो है वो चेक करनी है कि ठीक से उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए एक ब्रिस्क एल्गोरिथम होता है जिसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड रेफरेंसलेस इमेज स्पेशल क्वालिटी इवैल्यूएशन। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा? इमेज की क्वालिटी चेक करेगा। तो जब स्कैन कर रहा होगा जो भी पर्सन, वो जब इमेज स्कैन करके कंप्यूटर में फीड होगी तो उसी समय बताएगा कि ये जो इमेज है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसे दोबारा स्कैन करो, तो उसी टाइम पर वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, राइट। और ये ब्लाइंड रेफरेंसलेस है। ब्लाइंड रेफरेंसलेस का मतलब है जो कंटेंट है उससे कोई मतलब नहीं है इस एआई टूल को, वो बस इमेज जो स्कैन हुई है उसकी क्वालिटी चेक करेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये ब्लरी इमेज तो नहीं है, ठीक है, इमेज डिस्टोर्ट तो नहीं हो गई है, तो उसकी क्वालिटी पर फोकस करता है ये एल्गोरिथम। तो हम इस एल्गोरिथम को चूज कर सकते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ द स्कैन्ड आंसर कॉपीज। ऐसे ही अगर आपको बच्चों की हैंडराइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम CNN या फिर RNN इन दोनों एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन अवर डेटा, वी कैन चूज विच एल्गोरिथम इज सुटेड फॉर आवर प्रॉब्लम, फॉर आवर मॉडल, राइट। अब इन एल्गोरिथम्स को चूज किया हमने, अब हम अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। जैसे कि स्कूल बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी डाटा है इन दोनों एल्गोरिथम में फीड करेंगे, इन दोनों एल्गोरिथम को उस डाटा से ट्रेन कर पाएंगे, राइट। और जब हमारे मॉडल्स ट्रेन हो जाएंगे देन हमारी फिफ्थ स्टेज आती है इवैल्यूएशन की। चेक करेंगे कि हमारे एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो सही से प्रेडिक्शन कर रहे हैं नहीं। से अगर हमने इन दोनों एल्गोरिथम को चूज किया तो दोनों में से कौन सा एल्गोरिथम है जो करेक्ट प्रिडिक्शंस कर रहा है, जिसका प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छा है, तो उस एल्गोरिथम को चूज करके फाइनली हम अपना मॉडल बना लेते हैं। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, डिप्लॉयमेंट की स्टेज। तो इस स्टेज में जिस भी पर्सन के लिए आपने बनाया उसको हैंड ओवर करोगे, यानी जिस भी प्लेस में आपको इंटीग्रेट करना है वहां जाकर इसको रियल लाइफ में इंटीग्रेट कर दोगे। बट डिप्लॉयमेंट के बाद एआई इंजीनियर्स का काम खत्म नहीं होता है। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है, आपके मॉडल में कोई एरर आता है, तो अगेन एआई इंजीनियर्स को इन सभी 6 स्टेजेस से गो थ्रू होना होगा।
तो एरर को रिमूव करना हो या आपको अपने ही एआई मॉडल को इम्प्रूव करना हो, अपग्रेड करना हो, तो इन सभी स्टेजेस को फिर से फॉलो करना होगा। तो इसीलिए ये 6 स्टेजेस साइक्लिक हैं, इसलिए हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। साइकिल मीन्स इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। डिप्लॉयमेंट के बाद भी कंटिन्यूअसली एआई इंजीनियर्स को अपने प्रोजेक्ट को, अपने मॉडल को मॉनिटर करना होता है, राइट। सो ये सेशन 1 है। नाउ सेशन 2 है एआई डोमेन्स के बारे में। तो जितने भी एआई टूल्स हम यूज करते हैं या जो भी एआई मॉडल आप क्रिएट करोगे, हर मॉडल, हर एल्गोरिथम डेटा पर बेस्ड होता है। तो डेटा फूड है एआई मॉडल्स का। तो ये जो डेटा है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कुछ नंबर की फॉर्म में होता है, इमेज की फॉर्म में होता है, वीडियो की फॉर्म में होता है। तो ये जितना भी डेटा मॉडल्स यूज करते हैं, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और इस डेटा के बेसिस पे 3 डोमेन्स हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट डोमेन है स्टैटिस्टिकल डेटा डोमेन, जिसे हम डेटा साइंस डोमेन भी कहते हैं। सो ऐसे मॉडल जिसमें ऐसा डेटा यूज होता है जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप यूज कर सको। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मतलब एक टेबल की फॉर्म में आप स्टोर कर सको, जैसे एक्सेल होता है, इसमें स्टोर कर सको। जैसे आपको स्कूल के लिए ऐसा मॉडल बनाना है जो बच्चों के उसके परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करेगा कि वो फाइनल एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे। तो अब इसमें किस तरह का डेटा यूज होगा, उनकी अटेंडेंस, उनके जो प्रीवियस टेस्ट के मार्क्स हैं वो। तो ये सारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर करोगे, एक्सेल में स्टोर करोगे। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया और इस पर जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो यूज हो सकते हैं। एवरेज मार्क्स निकाले जा सकते हैं, लोवेस्ट परफॉर्मेंस किसका है, लोवेस्ट अटेंडेंस किसकी है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज होंगे। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्टैटिस्टिकल डेटा डोमेन में आपका एआई मॉडल बनेगा, राइट। सो जो भी एआई मॉडल्स स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा डोमेन के, या कह सकते हैं हम डेटा साइंस डोमेन के मॉडल्स होते हैं। अब दूसरा डोमेन होता है कंप्यूटर विजन, इसमें विजुअल डेटा यूज होता है। से आपको अपनी क्लास के लिए एक एआई मॉडल बनाना है, जैसे ही बच्चा क्लास में एंटर करेगा उसकी अटेंडेंस लगा देगा वो, तो जो टीचर का 15-20 मिनट का जो टाइम होता है अटेंडेंस लेने में वो बच जाएगा। तो अगर ऐसा एआई मॉडल बनाने के लिए जो डेटा यूज करोगे आप, वो किस तरह का डेटा होगा, वो विजुअल डेटा होगा, क्योंकि वो फेस को स्कैन करके अटेंडेंस लगा रहा है। तो यहाँ पर विजुअल डेटा यूज हो रहा है। तो ये जो मॉडल होगा आपका कंप्यूटर विजन डोमेन का मॉडल होगा, राइट। थर्ड डोमेन होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें लैंग्वेज यूज होती है। आप अपने स्कूल के लिए एक चैटबॉट बना रहे हो जो स्कूल से रिलेटेड क्वेरीज को सोल्व करेगा। से एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, हॉलीडेज कब से स्टार्ट होंगे, इस तरह की क्वेरी को आंसर कर रहा है। तो यानी वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ही की लैंग्वेज में आपको आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर एनएलपी डोमेन में आप अपने मॉडल को बिल्ड करोगे। तो ये 3 टाइप्स के डोमेन्स होते हैं। So we have 3 domains in which we can build our models. Now let's understand these domains one by one. First is the statistical data domain. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें statistical data यूज होता है, यानी आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, स्टोर करते हो, like in some database or in a table, और उसके बाद फिर उसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई करके उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो। देन वो इंफॉर्मेशन यूज होती है इन टेकिंग डिसीजंस। और अगर इसके एप्लीकेशंस देखें तो एक तो एग्जांपल मैंने बताया, जैसे आपको प्रेडिक्ट करना है बच्चा पास हो गया फेल होगा, तो वहां पर भी स्टैटिस्टिकल डेटा यूज हो रहा है। प्राइस प्रेडिक्ट करना है किसी प्रोडक्ट का, तो वहां पर भी स्टैटिस्टिकल डेटा यूज होगा। ऐसे ही प्राइस कंपैरिजन साइट्स हैं, इसमें कैसा स्टैटिस्टिकल डेटा यूज होता है, इसमें डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को किस प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, वो सारा जो डेटा है वो एनालाइज किया जाता है, और कौन सा वेंडर है जो सबसे लोवेस्ट प्राइस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है। तो ये स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई करने के बाद ही वो बताया जा सकता है कि कौन सा वेंडर सबसे कम प्राइस में ऑफर कर रहा है। तो इसीलिए ये सभी जो वेबसाइट्स हैं ये ऐसे एआई टूल्स को यूज करती हैं जो स्टैटिस्टिकल डेटा डोमेन में ट्रेन हुए होते हैं। नाउ वी हैव अ डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल। अगर आप डिजीज प्रेडिक्शन देखो हेल्थ केयर में, तो डिजीज कैसे प्रेडिक्ट की जाती है, यूजिंग द डेटा लाइक पेशेंट का जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसका बीपी कितना है, लाइक शुगर लेवल क्या है। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके उसकी डिजीज को प्रेडिक्ट किया जाता है। उसकी पास्ट डिजीज हिस्ट्री क्या है, फैमिली से कुछ इनहेरिट तो नहीं किया है, तो बहुत सारा डेटा है। ये जो डेटा होता है ये सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, राइट। तो इस पे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, देन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओके, इसके फैमिली हिस्ट्री ये कहते हैं कि इस टाइप का डिजीज है, तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस
पर्सन को ऐसा डिजीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि इसको ये डिजीज है। तो इस तरीके से डिजीज प्रिडिक्शन में भी स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होता है। ऐसे फ्रॉड डिटेक्शन, कैसे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके। तो इसमें किस तरह के फैक्टर्स को एनालाइज किया जाएगा, लाइक किस टाइम पर वो ट्रांजेक्शन हुई है, किस लोकेशन से वो ट्रांजेक्शन हुई है, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन है। तो यूजुअल एक पर्सन जितनी ट्रांजेक्शन करता है उससे ही डिफरेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। जैसे सपोज पर्सन की जो ट्रांजेक्शन रहती है वो थाउजेंड्स में रहती है, बट वो लैक्स की ट्रांजेक्शन हो गई है, तो ये हो सकता है फ्रॉड हो। या लोकेशन डिफरेंट है, दिल्ली में हमेशा पर्सन ट्रांजेक्शन करता है, बट उसकी ट्रांजेक्शन अगर बेंगलोर की आ गई तो हो सकता है ये वाला फ्रॉड हो। तो यहाँ पर ये जितना भी डेटा मैं आपको बता रही हूँ ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, ठीक है। तो ऐसे ही रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है वीडियो, या नेटफ्लिक्स मूवीज रिकमेंड कर रहा है, तो वहां पर स्टैटिस्टिकल डाटा कौन सा होता है, जैसे कितने लाइक्स मिले हैं वीडियो को, रेटिंग्स क्या है मूवी की, वॉच टाइम क्या है, आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो क्या है। ये इस तरह का सारा डेटा एनालाइज करने के बाद आपको वीडियो या मूवी रिकमेंड की जाती है। तो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम्स में भी डेटा साइंस डोमेन के जो मॉडल्स होते हैं वो यूज होते हैं। नाउ सेकंड डोमेन है कंप्यूटर विजन डोमेन। जैसे मैंने आपको बताया विजुअल डाटा को एनालाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो जो विजुअल डाटा होता है वो पिक्सल्स की फॉर्म में होता है। तो वी विल स्टडी अबाउट द पिक्सल्स, पिक्सल्स क्या होता है, बट जितना जो भी आप विजुअली डिजिटल डिवाइसेस में देखते हो वो पिक्सल्स को यूज करके इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट होती है। तो पिक्सल्स में से इंफॉर्मेशन निकालने का काम ये मॉडल्स करते हैं जो कंप्यूटर विजन डोमेन में डेवलप किए जाते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस देखें तो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, तो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में किस किस टास्क के लिए, जैसे क्रॉप्स को मॉनिटर करना है कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं हो गया है, सो डिजीज को आइडेंटिफाई करना, पेस्ट को आइडेंटिफाई करना। तो वहां पर भी जो प्लांट्स है उनकी इमेज को या उनकी वीडियो को एनालाइज करके उनमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि जो लीव्स हैं प्लांट्स की, क्रॉप्स की, वो किसी पर्टिकुलर पेस्ट से अफेक्ट तो नहीं हो गई हैं, राइट। या फिर आप अपनी जो क्रॉप्स है उसमें लेट्स से कोई फ्रूट की ट्रीज है तो उनमें फ्रूट्स को काउंट करने का काम है। यानी जो क्रॉप्स है उसको एस्टिमेट करना कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, यील्ड एस्टिमेशन का जो वर्क है, ये सारा जो टास्क है ये सभी विजुअल डाटा को एनालाइज करने के बाद ही प्रेडिक्ट कर किए जा सकते हैं। तो इन सभी टास्क में विजुअल डाटा पर काम होता है। तो जो भी ए मॉडल्स यहाँ यूज होते हैं वो कंप्यूटर विजन डोमेन के मॉडल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सर्विलेंस सिस्टम। सो पब्लिक प्लेसेस पर आप सर्विलेंस सिस्टम देखते हो, आप ट्रैफिक लाइट्स पर भी सर्विलेंस सिस्टम देखते हो। कोई भी पर्सन जब ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करता है तो उसके घर पर चालान पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, क्योंकि जब भी वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं तो वहां पर जो सर्विलेंस सिस्टम है जो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, तो जो भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ेगा उसके व्हीकल की जो इमेज है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसमें जो नंबर प्लेट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसमें से वो जो नंबर है व्हीकल का वो किस गाड़ी के साथ, किस एड्रेस के साथ अटैच्ड है, उस एड्रेस और उस फोन नंबर पर वो चालान भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर सर्विलेंस सिस्टम विजुअल डाटा को कैप्चर करते हैं, उस विजुअल डाटा पर एआई डोमेन्स फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सो पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी है उसको फाइंड आउट करना हो, किसी भी पर्सन का अनयूजुअल बिहेवियर, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, जैसे किसी गन को आइडेंटिफाई करना हो, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम है। तो वहां पर विजुअल डाटा पर वर्क किया जाता है, पिक्सल्स पर वर्क किया जाता है, पिक्सल्स को यूज करके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। नेक्स्ट इज सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जब रोड्स पर चलती हैं तो ट्रैफिक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करती हैं। तो विजुअल डाटा है, उनके सामने वीडियो है, इमेज है, उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स कौन सा है, व्हीकल कौन सा है, कौन पेडेस्ट्रियंस है, इन सबको आइडेंटिफाई विजुअल डाटा को एनालाइज करने के बाद ही किया जाता है। तो दूसरे व्हीकल्स और उस सेल्फ ड्राइविंग कार के बीच में डिस्टेंस कितना है ताकि वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए, तो ये सब विजुअल डाटा पे वर्क होता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर विजन डोमेन। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग में किसी डिजीज को प्रेडिक्ट करते हैं बाय एनालाइजिंग द मेडिकल इमेजेस, जैसे कि सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, ये सारी जो इमेजेस हैं ये विजुअल डाटा है, इनको एनालाइज करके एआई टूल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सा डिजीज है। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर विजन डोमेन्स के जो टूल्स हैं वो यूज होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एनएलपी डोमेन्स।
नाउ इस डोमेन में एआई मॉडल्स नेचुरल लैंग्वेज यानी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं, उसको समझते हैं कि क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। इसकी एप्लीकेशंस देखें तो ईमेल फिल्टर्स, तो जब भी कोई ईमेल रिसीव होता है तो उसे फिल्टर आउट करना होता है, या तो उसे इनबॉक्स में डालना है या फिर उसे स्पैम में डालना है। तो ये डिसीजन कैसे होता है? उस ईमेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद। तो कंटेंट क्या है? एक लैंग्वेज ही तो है, लाइक यू हैव विन अ लॉटरी। तो यहाँ पर ये जो लॉटरी वर्ड यूज हुआ है ये स्पैम हो सकता है। तो लॉटरी का मतलब समझने के बाद ही यहाँ पर एआई मॉडल इसको फिल्टर कर पाएगा। तो ईमेल फिल्ट्रेशन में भी एआई मॉडल्स यूज होता है, एनएलपी डोमेन का एआई मॉडल यूज होता है जो ईमेल की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के बाद या तो उसे इनबॉक्स में रिसीव करेगा या फिर उसे स्पैम में रिसीव करेगा। सेकेंड इज मशीन ट्रांसलेशन। सो जितने भी ट्रांसलेशन टूल्स हैं जैसे गूगल ट्रांसलेट है, वो आपकी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है, बट वो ट्रांसलेट कैसे करेगा? जब आपकी लैंग्वेज का मतलब समझेगा, उसके मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेम मीनिंग के वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज में फाइंड आउट करके देन आपको आंसर प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन का वर्क है ये भी लैंग्वेज के ऊपर जो मॉडल्स है वो वर्क करते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस, सो ये वो टूल्स होते हैं जो टेक्स्ट के अंदर से इमोशंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर और वेबसाइट्स पर जो भी रिव्यूज दिए जाते हैं, जो कमेंट्स किए जाते हैं बाय यूजर्स, उनको एनालाइज करके होल उसके पीछे इमोशन क्या है, क्या कस्टमर्स हैप्पी हैं, सैड हैं या एंग्री हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, तो वो उस इमोशंस को फाइंड आउट करने का काम सेंटिमेंटल एनालिसिस टूल करते हैं। ऐसे ही वॉइस असिस्टेंट्स हैं, आपने मोबाइल में यूज किया होगा, आपकी लैंग्वेज के मीनिंग को समझने के बाद वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक आपने किसी पर्सन को कॉल करने के लिए कहा है या कोई ऐप को ओपन करने के लिए बोला है या यू हैव सेड द टू प्ले सम सॉन्ग। तो इन ये सभी टास्क परफॉर्म कब करते हैं? जब वो आपकी लैंग्वेज को समझते हैं। तो वॉइस असिस्टेंट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ द एनएलपी डोमेन। नाउ आपकी बुक में एक माई गुडनेस एक्टिविटी दी हुई है, आप इस लिंक पर जाकर इस एक्टिविटी को प्ले कर सकते हो। तो अभी मैं इसको प्ले नहीं करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस एक्टिविटी के बारे में आपको बता देती हूँ। जब आप इस एक्टिविटी को प्ले करोगे तो आपको $100 डोनेट करने हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, दो चैरिटी होगी, दोनों में से किसी एक को आपको डोनेट करने हैं और आपको ऐसा 10 टाइम्स इस एक्टिविटी को प्ले करना होगा, यानी 10 ऑप्शंस मिलेंगे, 10 टाइम्स आपको डोनेट करना है और हर बार आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब आप इस एक्टिविटी को प्ले करोगे इन द एंड आप पाओगे कि आपका जो भी डिसीजन था वो किसी न किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो गया है। लाइक जैसे से एक चैरिटी आपके होम कंट्री से है, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो एक चैरिटी इंडिया की है और एक चैरिटी यूएस की है। तो अगर आपको डोनेट करना है $100 तो आप दोनों में से किसे चूज करोगे? तो 90% लोग तो होम कंट्री वाले को चूज करेंगे कि भाई मेरी कंट्री में डोनेशन जा रहा है तो मे बी लोगों का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आप कंट्री के बेसिस पे ले रहे हो, यानी लोकेशन के बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हो। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी बताती है कि जो आप डोनेशन वाला डिसीजन ले रहे हो वो पर्सन की आइडेंटिटी, यानी जिसको चैरिटी दे रहे हो वो कहाँ की है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, लोकेशन क्या है, या उस में रिलेटिव तो कोई इन्वॉल्व है नहीं, इस तरह के जो फैक्टर्स है इससे आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, आपका जो डिसीजन है वो बायस हो जाता है। इन द सेम वे जब हम डेली लाइफ में कोई डिसीजंस लेते हैं वो भी डिफरेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, चाहे हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हो या अननोइंगली हम कोई डिसीजंस ले रहे हो, बट वो किसी न किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे फर्स्ट है कल्चरल वैल्यूज, अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है जिसमें आपकी कम्युनिटी या आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो वो इन्वॉल्व है, तो आप बायस हो जाते हो कभी कभी अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने ग्रुप की तरफ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड इज अगर आपके डिसीजंस में ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस जैसे कि एनिमल्स, एनवायरमेंट, ये सब इन्वॉल्व है, तो कभी कभी हम एक पर्टिकुलर लाइफ को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं ओवर अदर लाइफ। तो ऐसे केस में भी हम बायस डिसीजन ले सकते हैं। रिलीजियस वैल्यूज हैं, अगर कोई पर्सन है जो अपने रिलीजियस को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखता है, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस है, तो वो भी हमारे जो डिसीजंस हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। ऐसे इंट्यूशन एंड पर्सनल वैल्यूज है, पीयर प्रेशर्स में आके आप डिसीजंस लेते हो, कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर लॉजिकली सोच कर भी आप डिसीजंस लेते हो, तो हमारे डिसीजन किसी न किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो एथिकली डिसीजंस लेते हैं बट अननोइंगली कभी कभी इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ऐसे केस में एथिकल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। अभी एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हम एथिक्स का मतलब समझते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है? राइट और रॉन्ग में से राइट को चूज करना। राइट कैसे चूज करते हैं? हम अपनी प्रिंसिपल्स को यूज करके चूज करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोसाइटी है, तो उन्होंने भी अपने कुछ रूल्स और बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, वो उस रूल्स को यूज करके एक राइट डिसीजंस लेते हैं, राइट? सो एथिक्स आर द वी कैन से द बिलीफ सिस्टम, प्रिंसिपल्स और द रूल्स जिनको यूज करके हम राइट और रॉन्ग में से राइट को चूज करते हैं, राइट? अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें, फ्रेमवर्क क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वो फ्रेमवर्क किसी भी प्रॉब्लम का हो सकता है। जैसे कि अभी हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा। एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक फ्रेमवर्क है। अगर कोई एआई मॉडल बनाना है, तो यहाँ पर एआई मॉडल बनाने के लिए फ्रेमवर्क है। ऐसे ही हर प्रॉब्लम के लिए एक फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। वन बाय वन उसमें रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको आप यूज करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अब जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो वी हैव द एथिकल फ्रेमवर्क्स। तो अब इस एथिकल फ्रेमवर्क का मतलब है कि ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो एथिकल डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। बट हमें एथिकल फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है जब हम एथिक्स को यूज करके भी तो राइट डिसीजंस लेते हैं? सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी डिसीजंस होते हैं, दोनों डिसीजंस से कोई भी डिसीजंस लो, दोनों एथिकली करेक्ट हैं, तो हम एक कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं, हम डिलेमा में आ जाते हैं कि हम कौन सा डिसीजन लें। ये भी एथिकली करेक्ट है, ये भी एथिकली करेक्ट है, तो मोर एथिकली करेक्ट क्या कौन सा डिसीजंस होगा? तो जब भी हम कंफ्यूजन में होते हैं, डिलेमा में होते हैं, उससे बाहर आने के लिए हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। अगर एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम हॉल में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और इन्विजिलेटर देख रहा है कि एक बच्चा चीटिंग कर रहा है, बट जो बच्चा चीटिंग कर रहा है, लेट्स से वो बच्चा उसके जो बेस्ट फ्रेंड है उसका बेटा है, और उसे ये भी पता है कि ये बच्चा बहुत दिनों से बीमार है इसलिए पढ़ नहीं पाया। तो अब उसे क्या करना चाहिए? उसे चीटिंग करने देना चाहिए या उसे मना करना चाहिए? तो यहाँ पर टीचर्स इमोशंस और फेयरनेस के बीच में कंफ्यूज्ड है कि क्या करें। तो ऐसे केसेस में टीचर को क्या करना है? फ्रेमवर्क का यूज करना है। तो फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या फ्रेमवर्क यूज करेगी? एग्जाम हॉल के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो फ्रेमवर्क है। और जब भी कोई रूल्स बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो जो एग्जाम हॉल के रूल्स है उस पे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो रूल्स बनाए गए हैं। सभी के साथ फेयर एग्जाम हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो हर तरह के चीजों का ध्यान रखकर वो रूल्स बनाए गए हैं। तो टीचर को इस केस में अपने इमोशंस को एक साइड में रखकर जो रूल्स है उनको फॉलो करके उस बच्चे को मना करनी चाहिए, उसको वार्निंग देनी चाहिए। तो इसीलिए फ्रेमवर्क्स हमें डिलेमा से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेमवर्क अगर बोला जाए तो ये प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, जिनको यूज करके आप राइट डिसीजंस ले सकते हो व्हेन यू आर इन सम एथिकल डिलेमा। और ये एथिकल फ्रेमवर्क किसी भी अनइंटेंडेड हार्म को रोकने में भी हेल्प करते हैं, राइट? और इसके थ्रू आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हो। अगर हम एआई का एग्जांपल लें एथिकल फ्रेमवर्क के लिए, सपोज सेल्फ ड्राइविंग कार है। अब उसके लिए उस सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एथिक्स फीड है, वो एथिक्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। क्या एथिक्स है? जैसे एक एथिक है तो उसे फर्स्ट है कि उसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। सो ये एक एथिकल डिसीजन है। अगर वो जो रोड्स पर पेडिस्ट्रियंस हैं, ह्यूमंस हैं या किसी की भी प्रॉपर्टी है, उनको हार्म ना हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे कि अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो वो एक एथिकल डिसीजन है। दूसरा है कि उसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो अब देखा जाए सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए दोनों ही डिसीजन एथिकल डिसीजन है। अगर वो ट्रैफिक रूल को यूज करके कोई डिसीजन लेती है वो एथिकल डिसीजन है। बट जब वो ड्राइव कर रही है तो उसके सामने रोड पर एक बच्चा आता है, अगर वो उस बच्चे को हिट करेगी तो उस बच्चे को हार्म होगा। तो यहाँ पर वो जो सेफ्टी वाला जो रूल है वो ब्रेक कर देगी, यानी इस एथिक्स को वो फॉलो नहीं कर पाएगी।
और अगर वो उस बच्चे को बचाती है तो वो येलो लाइन को क्रॉस करेगी और दूसरी लेन में पहुंच जाएगी, जो कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करना हो गया। तो यहाँ पर जो दूसरा एथिक था कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, वो ब्रेक हो जाता है। तो अब वो कंफ्यूजन स्टेट में है, डिलेमा में है कि वो कौन सा एथिक्स फॉलो करे, वो सेफ्टी रखे या फिर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे। तो इस केस में सेल्फ ड्राइविंग कार की हेल्प करेगा फ्रेमवर्क। तो वो इस केस में एथिकल फ्रेमवर्क यूज करेगी। और कौन सा एथिकल फ्रेमवर्क यूज करेगी? एक राइट बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क होता है। वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है जो ये कहता है कि हर कंडीशन में उसे ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है, ह्यूमन सेफ्टी का ध्यान रखना है, किसी भी ह्यूमन का कोई नुकसान ना हो, चाहे ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो या ना हो। तो जब वो एथिकल फ्रेमवर्क यूज करेगी तो वो ये देखेगी इन दोनों एथिक्स में उसे सेफ्टी एथिक्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है ओवर द ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रेमवर्क यूज कर रही है। तो अब फ्रेमवर्क यूज करने से एक तो जो हार्म है वो नहीं कर पाएगी, वो दूसरा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएगी। क्योंकि अगर उससे पूछा जाए कि भाई रूल्स क्यों तोड़े, क्यों ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया गया, तो वो एक्सप्लेन कर सकती है कि उसने राइट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉलो किया है जिसके अकॉर्डिंग सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, राइट। सो इस तरह से एथिकल फ्रेमवर्क्स हेल्प करते हैं एआई की टू टेक राइट डिसीजंस, टू टेक एथिकल डिसीजन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स। तो हमारे पास मेनली जितने भी एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, एक सेक्टर बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड। सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क्स वो है जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से या स्पेसिफिक फैक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन से, फाइनेंस से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई एथिकल डिलेमा आता है तो उससे बाहर निकलने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होगा वो सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क होगा। इसीलिए डिफरेंट सेक्टर्स है, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर्स, बट जो सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे वो है बायोएथिक्स। सो वी विल स्टडी अबाउट द बायोएथिकल फ्रेमवर्क। एंड नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। जो एथिकल वैल्यूज होती है हमारी, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स है, उन पर बेस्ड होते हैं फ्रेमवर्क। सो इसमें जो 3 वैल्यूज है उन पर हम बेस्ड 3 फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, उस पर अलग अलग फ्रेमवर्क्स बन सकते हैं, बट आपकी बुक में ये 3 मेन फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, तो हम 3 वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क में पहला आता है राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। सो ये कौन सी वैल्यूज पर फोकस होता है? ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज पर। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसे किसी भी डिसीजन से ऊपर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने पर ज्यादा ध्यान देना है, ह्यूमन लाइफ को वैल्यू देनी है, उसकी डिग्निटी को कंसिडर करना है ओवर अदर डिसीजंस। जैसे कि अभी हमने सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्जांपल से समझा। तो ह्यूमन राइट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। एंड नेक्स्ट है यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क। इन फ्रेमवर्क्स के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लिए जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट कर पाए। हार्म बेशक से हो जाए, बट हार्म के बजाय अगर बेनिफिट ज्यादा हो रहा है तो वो डिसीजन लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से एक डॉक्टर को एक एआई को यूज करना है या नहीं, ये डिसीजन लेना है। और जो एआई को अगर वो यूज करता है तो वो 100 लोगों की एक दिन में हेल्प कर पाएगा, उनको ट्रीट कर पाएगा। अगर वो एआई यूज नहीं करता तो सिर्फ 10 लोगों की हेल्प कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसे एआई लेना चाहिए। बट ये एआई है, ये एक मिस्टेक करता है कि ये 100 लोगों में से 3-4 लोगों को गलत डायग्नोज करता है। तो अब वो कंफ्यूजन स्टेट में है कि उसे एआई को यूज करना चाहिए या नहीं। बट अगर वो डॉक्टर यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा, तो यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क क्या कहता है? हार्म से ज्यादा हमें बेनिफिट देखना है। बेनिफिट ज्यादा लोगों का हो रहा है तो इसका मतलब उसे यूज करना चाहिए एआई। तो यहाँ पर तो एआई यूज करने से 100 लोगों को एक दिन में वो ट्रीट कर पाएगा, तो इसका मतलब एआई को यूज करने में बेनिफिट है। हालांकि उससे 3-4 लोगों को गलत डायग्नोज होगा तो उनको वो बाद में मैन्युअली चेक कर सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हेल्प है वो एआई को यूज करने में है। तो इसीलिए यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क से अगर वो इस डिसीजन को देखे तो उसे एआई को यूज करना चाहिए।
ऐसे ही नेक्स्ट है वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क, जो वैल्यूज पर, कोर वैल्यूज जो होती हैं ह्यूमन की, उस पर फोकस करता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे सपोज आपका स्कूल है और उसकी जो कोर वैल्यू है वो ये कहती है कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है लर्निंग की, और वो रोबोटिक्स के क्लासेस स्टार्ट करते हैं और उसकी फीस बहुत हाई रखते हैं। फीस हाई होने की वजह से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो तो रोबोटिक्स में को ज्वाइन कर लिया, बट बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये जो डिसीजन है रोबोटिक्स की फीस हाई करने का, ये डिसीजन जो आपके स्कूल की कोर वैल्यूज है उससे अलाइन नहीं कर रहा है। सो वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क ये ध्यान रखता है जहां पर भी अप्लाई हो रहा हो किसी पर्सन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज है उससे अलाइन करे डिसीजन। तो अगर अलाइन करता है तो इसका मतलब आप वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हो। तो ये 3 टाइप्स के वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क होते हैं। राइट बेस्ड फ्रेमवर्क ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करता है ओवर अदर थिंग्स। यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क ये देखता है कि व्हाट ऑफर्स मोर गुड देन द हार्म, हार्म से ज्यादा बेनिफिट कितना हो रहा है, ठीक है। एंड वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या मेरे एक्शंस, मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरे कोर वैल्यूज से अलाइन करते हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट हैं। तो ये 3 वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क। इसके अंदर बायोएथिक्स आता है। तो बायोएथिकल मेडिकल फील्ड जो सेक्टर है उससे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डिसीजंस एथिकल डिसीजन हो, उसके लिए हमें बायोएथिक्स को पढ़ना पड़ेगा। बायोएथिक्स के अंदर 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो डिसीजन होगा वो एथिकल डिसीजन होगा। तो इसमें सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। ये कहता है कि पेशेंट्स को राइट है टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन बॉडी, अबाउट देयर ओन बॉडी। यहाँ पर जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, जैसे उसे सर्जरी के लिए बोला है या कोई मेडिसिन दे रहा है, तो वो उस सर्जरी को या उस मेडिसिन को ले या नहीं ले, ये पेशेंट की राइट है, विल है। किसी भी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट को फोर्स नहीं करना है किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। तो पेशेंट हैज द राइट टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर बॉडी। तो उस पेशेंट की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी है, राइट। सेकंड है नॉन मेलेफिसेंस, जिसका मतलब होता है डू नॉट हार्म, किसी भी पेशेंट का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है कि उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं बजाय बेनिफिट के, तो उसका हार्म ज्यादा कर रही है, तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना है जिससे पेशेंट का हार्म हो। थर्ड है आपका बेनिफिसेंस, यानी सभी के बेनिफिट के बारे में सोचना है। तो आपको ऐसी मेडिसिन तो नहीं देनी है जिससे कि उसका नुकसान हो, साइड इफेक्ट्स हो, बट आपको उसके बेनिफिट के बारे में भी सोचना है। यानी एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो ठीक हो पाए, हेल्थी हो पाए, ऐसी मेडिसिन, ऐसी ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। तो आपको उस पेशेंट का बेनिफिट भी करना है, राइट। ये नहीं है कि हार्म, इस पर्टिकुलर मेडिसिन से हार्म हो रहा है तो वो मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करनी है, तो ठीक है, बट आपको उसको ऐसा ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है कि उसे जल्दी से रिलीफ मिल पाए अपने पेन से, अपने डिजीज से। एंड फोर्थ वन इज गिव जस्टिस, सभी को इक्वली ट्रीट करना है, फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सपोज एक मेडिकल इमरजेंसी है और एक ही बेड है और 2 पेशेंट्स हैं, एक है जो रिच फैमिली से, हाई स्टेटस से बिलोंग करता है, और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है आप उसको बेड दे रहे हो, बट जो नॉर्मल फैमिली या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इस तरह का इनजस्टिस नहीं करना है किसी के भी कास्ट, उसका जो बैकग्राउंड है, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है। तो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको फेयर डिसीजंस लेना है। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब एआई आप डेवलप करोगे, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड के लिए भी एआई डेवलप करो, तो उस केस में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एआई मॉडल क्रिएट करते समय इन सभी प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, राइट। ये 3 वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक तो है नॉन मेलेफिसेंस, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका मतलब होता है अवॉइड कॉजिंग हार्म, यानी आपको हार्म नहीं करना है किसी का भी। सो आपको जितना कम हार्म हो सके उस पर एम्फेसाइज करना है, उस पर जोर देना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। सो मेलेफिसेंस का मतलब तो हार्म होता है, नॉन मेलेफिसेंस मतलब डू नॉट हार्म, आपको हार्म नहीं करना है, और मेलेफिसेंस का मतलब होता है हार्म करना,
नॉन मेलेफिसेंस का अपोजिट होता है मेलेफिसेंस, यानी हार्म करना है। अगर आप इंटेंसली किसी का हार्म करो देन उसका मतलब होता है मेलेफिसेंस। एंड बेनिफिशंस मतलब बेनिफिट के बारे में सोचना, मैक्सिमाइज द वेलबींग एंड द वेलफेयर ऑफ एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 वर्ड्स हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग आप अच्छे से समझ लेना। नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक। एथिकल फ्रेमवर्क होते क्या हैं? ये एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। अगर कोई भी टफ चॉइसेस हैं, आप डिलेमा में हो, उस डिलेमा से बाहर आने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सो उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में रूल्स हो सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज करो, डिसीजन ले लो, एथिकल डिलेमा से बाहर आ जाओ, या कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो हम उस फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, तो हम फ्रेमवर्क यूज करके डिलेमा से बाहर आ सकते हैं। दूसरा, आप अपनी सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। वी हैव मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, जैसे हमारे पास वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क है, यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क है, राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है, और सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क्स भी हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में। तो सपोज मेडिकल फील्ड में ही कोई भी डिलेमा है, तो आप उसको जो बायोएथिक्स है उससे तो देखो ही, साथ में वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क, राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, उससे भी उस सिचुएशन को देख सकते हो। और डिफरेंट फ्रेमवर्क से जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हैं तो वो सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने में ये फ्रेमवर्क्स हेल्प करते हैं। और इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके जो भी डिसीजंस लोगे, वो डिसीजन आप जस्टिफाई भी कर पाओगे कि आपने ये पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया है। जैसे कि आपने सेल्फ ड्राइविंग कार में देखा, इसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट क्यों किया, क्यों ब्रेक किया ट्रैफिक रूल्स को, उसको जस्टिफाई कर सकती है कि ह्यूमंस लाइफ की सेफ्टी रखना इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। सो अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर सकते हैं इफ वी यूज द एथिकल फ्रेमवर्क्स। और हमें जरूरत क्यों है एथिकल फ्रेमवर्क्स की? हम सेम आंसर्स कर सकते हैं। जरूरत इसलिए हो कि ताकि हम एथिकल डिलेमा से बाहर आए, जो भी चॉइस हो वो मोरली एक्सेप्टेबल हो, सभी लोग उसे एक्सेप्ट करें। हम क्योंकि जस्टिफाई कर सकते हैं उसको, तो एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन। और दूसरा, अनइंटेंडेड हार्म्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एथिकल फ्रेमवर्क्स को यूज करेंगे। नाउ एक केस स्टडी है आपकी बुक में, एथिकल फ्रेमवर्क्स को समझने के लिए केस स्टडी दी हुई है। तो एक कंपनी है यूएस में, उसने एक एआई मॉडल बनाया है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होगा। और ये क्या करेगा? हाई रिस्क के पेशेंट्स को फ्लैग करेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा, और फिर उनको उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अलोकेट करेगा, जैसे कि बेड दे दिया, या और डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क है। सो डिफरेंट रिसोर्सेज वो हाई रिस्क के जो पेशेंट्स है उनको प्रोवाइड करेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो एआई मॉडल है ये मिस क्लासिफाई कर रहा है, मिस क्लासिफाई कर रहा है पेशेंट्स को। यानी जो हाई रिस्क का पेशेंट है उसे लो रिस्क बता रहा है, और जो लो रिस्क का पेशेंट है उसे हाई रिस्क बता रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ये प्रॉब्लम हुई क्यों है? क्योंकि ये जो मॉडल है ये जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है वो डेटा एक्सपेंस का डेटा है। यानी किस पेशेंट ने अपने मेडिकल पर कितना खर्च किया है। जिसने कम खर्च किया है वो कम रिस्क का हुआ, जिसने ज्यादा खर्च किया है वो हाई रिस्क का पेशेंट बना दिया है। सो ये जो एआई मॉडल है वो गलत डेटा से ट्रेन हुआ है, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाउ अगर अब इस प्रॉब्लम को हम बायोएथिक्स के जो 4 प्रिंसिपल है उससे फिल्टर आउट करें, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ये कहता है कि पेशेंट्स की विल की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसे देंगे, अदरवाइज उसे फोर्स नहीं करेंगे। बट हमारे इस केस स्टडी के अंदर एक एआई मॉडल डिसीजन ले रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट से हाई रिस्क में है, इसे बेड देना चाहिए, या जो ऑक्सीजन मास्क या सिलेंडर होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो अब इस डिसीजन को डॉक्टर्स को मानना चाहिए या नहीं? अब डॉक्टर्स ये सोच रहे हैं मैं इस डिसीजन को फॉलो किस बेसिस पे करूं, क्योंकि जो ये डिसीजन लिया है एआई मॉडल ने किस डेटा के बेसिस पे लिया है वो तो रिवील नहीं किया एआई मॉडल ने। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एआई मॉडल है वो ब्लैक बॉक्स है, वो डिसीजन दे रहा है बट वो किस डेटा के बेसिस पे दे रहा है ये रिवील नहीं कर रहा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका क्या है? एआई को एक्सप्लेनेबल बनाओगे। यहाँ पर जिस डेटा पे डिसीजन ले रहा है, लेट से वो इस पर्टिकुलर पेशेंट को बेड दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है इसलिए दे रहा है।
तो जब वो एक्सप्लेनेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा कि वो क्यों ये डिसीजन ले रहा है, तो डॉक्टर्स उस डिसीजन को आसानी से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट हार्म, जिसका मतलब हमें किसी का भी हार्म नहीं करना है। तो अब डॉक्टर्स को चेक करना है कि जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी जिन पेशेंट्स को मेडिकल रिसोर्सेज दे रहा है, उससे किसी का हार्म तो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर हार्म हो रहा है। प्रॉब्लम तो यही है, जो लो रिस्क के पेशेंट्स हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, बट जो हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं उनका हार्म हो रहा है। बट हमें सेकंड प्रिंसिपल का ध्यान है कि किसी का भी हार्म नहीं करना है। तो इस एआई मॉडल के डिसीजंस को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इससे पेशेंट्स का हार्म हो रहा है। तो प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका क्या है? इसके डेटा को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत डेटा पे ट्रेन हुआ है। तो ये जो बायस्ड डिसीजन ले रहा है बिकॉज ऑफ द बायस्ड डेटा, उस बायस्ड डेटा को जब आप रिमूव करोगे देन इट विल टेक राइट डिसीजंस। थर्ड क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट। हमें सभी के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या एक्चुअली में सभी का बेनिफिट हो रहा है। हाई रिस्क के पेशेंट्स का तो बेनिफिट नहीं हो रहा, और लो रिस्क पे जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सेम है, यहाँ पर बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम को रिमूव करने का तरीका यही है कि जो बायस्ड डेटा है उसको रिमूव करोगे। हम अपने मॉडल को एक्सपेंसेस की जगह जो मेडिकल रिकॉर्ड्स का डेटा है, लाइक उसका फीवर, बीपी, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, उस डेटा पर हम इसको ट्रेन करवाएंगे। तब ये सभी को इक्वली बेनिफिट कर पाएगा। तो जो हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस क्या कहता है कि फेयर डिसीजन लेना है, किसी के भी रेस, कास्ट, उसके बैकग्राउंड को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। तो बट अगर आप यहाँ पर प्रॉब्लम देखोगे तो ये उन्हीं पेशेंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है जिनके मेडिकल एक्सपेंसेस हाई है। इसका मतलब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ज्यादा खर्च किया है अपने मेडिकल हेल्थ पर, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी ये फाइनेंस यानी वेल्थ के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है इस तरीके से। तो अब इसको कैसे फिक्स करेंगे? अगेन डेटा के अंदर फिक्स करेंगे। एक्सपेंसेस की जगह जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उससे अपने मॉडल को ट्रेन कराएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, चारों जो प्रिंसिपल्स है वो वायलेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बायस्ड डेटा। तो अगर इस बायस्ड डेटा को रिमूव करके जो रियल डेटा है जिसके ऊपर इस मॉडल को ट्रेन होना चाहिए, अगर हम उस डेटा से ट्रेन करवाएंगे देन ये जो मॉडल है ये सही रिजल्ट्स देगा, राइट? So this is all about the ethical framework. I have covered all the topics given in this chapter. So if you really like this video, hit the like button and subscribe my channel. So that's it for today. In the next video, I will cover the unit 2. So see you in that video.